गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, कुछ चीजें लेट हो चुकी है लेकिन पैनिक ना करें। हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम वीडियोस को थोड़ा सा लेंथाइज करने के लिए, लेंथ में इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली हम लोगों को फिर एंजॉयमेंट मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और हम लोग बहुत जल्दी क्लास 12 के टॉपिक पे एंटर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और टारगेट ये है कि जुलाई 15 तक कवर हो जाए। कुछ लोग अब देख करके सोच रहे होंगे और हंस भी रहेंगे कि सर जुलाई 15, क्या इज इट रियली पॉसिबल कि जुलाई 15 में हो जाए? कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से, जिस चीज का नाम क्या चीज है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आप देख रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यह देखना है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है। अब जरा देखा जाए कि फोटोसिंथेसिस किस जगह पर है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बेसिकली क्या है? ये दो प्रोसेस है। पहला एक फोटोकेमिकल फेज है और दूसरा क्या है? बायोसिंथेटिक फेज। अब जो फोटोकेमिकल फेज रहा, ये फोटोकेमिकल फेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उससे पहले हम लोग ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें। ये स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस टाइप में रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रहा है। जैसे पहला अपन डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल फेज, यानी लाइट के प्रेजेंस में केमिकल में क्या आ जाना? चेंज आना, या फिर केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होना, दैट इज फोटोकेमिकल फेज। देखो ये क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। क्या करता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इंक्लूड करता है, जिसमें लाइट रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देख लो, ये क्या बना हुआ है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बना हुआ है, जिसके अंदर क्या करना है? लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस करना है। और यही प्रोड्यूस क्या करता है? O2 प्रोड्यूस करता है, जो एक्चुअल में O2 प्रोड्यूस किया, ATP प्रोड्यूस किया और NADPH प्रोड्यूस किया। इसे समझने के लिए मैंने डायग्रामेटिक टर्म को एक्सप्लेन किया। आप जानते हो, पहला ग्रेना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्लस क्या है? ये स्ट्रोमा है, कैल्विन साइकिल। क्लियर है डियर स्टूडेंट? सो क्या रहा कि ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। समझिए, लाइट रिएक्शंस हुआ, यहां पर देखो H2O ब्रेक डाउन किया, फोटोलिसिस हुआ वाटर का, जिसमें कि O2 लिबरेट आउट हुआ, यानी इवॉल्व हो गया एटमॉस्फेयर में। सो अब इस लाइट रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट ATP और NADPH किसके अंदर मूव किया? कैल्विन साइकिल में, जो कि कहां पे हो रहा था? इस ट्रॉमा में हो रहा था। क्लियर है बेटा? अब जरा समझना आगे, जैसे ही ये इन्वॉल्व हुआ रिएक्शंस, अब ये किस में चला गया? कैल्विन साइकिल में चला गया। कैल्विन साइकिल में जाने के बाद ये कैल्विन साइकिल से ATP यूटिलाइज हुआ और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे रहा। NADPH NADP प्लस H प्लस में कन्वर्ट हुआ, वो फिर से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंटर हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब क्या रहा कि ये सारा कुछ लाइट के प्रेजेंस में हुआ। सो ये पूरे एंटायर फेज को अपन क्या कहें? बायोकेमिकल फेज कहें। समझिएगा, अब इसके बाद कैल्विन साइकिल में CO2 का इस्तेमाल और शुगर का प्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस किया, जरा ये देखेंगे। इस चीज को अपन बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। बायोस का मतलब लाइफ का सिंथेसिस। लाइफ का सिंथेसिस इन द सेंस कि अगर फूड प्रोडक्ट्स बनेगा नहीं तो क्या हम लोग अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। जब हम लोग लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो आप सोच लो क्या परेशानी होने जा रही है। सो अब क्या है कि जब ये बायोसिंथेटिक फेज देखा जाए तो ये क्या इंक्लूड करता है? डार्क रिएक्शन एंड ब्लैकमैन्स रिएक्शन इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख ले कि रिएक्शन जो भी अगर हो रहा है वो स्ट्रोमा रीजन में होगा। क्यों भाई स्ट्रोमा रीजन में? तो स्ट्रोमा रीजन पे ऑल एंजाइम रिक्वायर होते हैं जो कि CO2 फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? कैटेलाइज कर रहा है एसिमिलेशन ऑफ CO2। क्या चीज? कैटेलाइज करता है एसिमिलेशन ऑफ CO2 का। जैसे CO2 को इनटेक कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, मिक्स कर रहा है। उसके बाद क्या है? ATP प्लस NADPH दिख रहा है? ATP प्लस NADPH। अल्टीमेटली इसके बाद ये ATP NADPH कैल्विन साइकिल में इंट्रो हुआ, CO2 एंट्रो हुआ और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूस किया चीनी, जिसका नाम क्या है? शुगर। क्या नाम है? शुगर।
यस डियर स्टूडेंट, इस एंटायर फेज को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। सो याद रखिएगा हमेशा, कभी भी पूछा जाए कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन दो इवेंट है, पहला इवेंट का नाम है फोटोकेमिकल फेज, दूसरा इवेंट का नाम है क्या, बायोसिंथेटिक फेज। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, जिस जगह पर हम लोग फॉस्फोराइलेशन, लाइट जिस चीज को अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी अपन इसी जगह पढ़ेंगे। एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है क्या, जरा देख लो कि लाइट रिएक्शंस कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनसाइड द थैलाकोइड। बिल्कुल, ये समरीज ध्यान में रखिएगा और एक बिल्डअप कॉन्सेप्ट माइंड में इलेबोरेट कीजिएगा। जैसे टेक प्लेस इनसाइड द थैलाकोइड, ये क्या कर रहा है, ये लाइट रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी, वो भी लाइट एनर्जी क्या, तो ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, क्या, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में लाइट यूटिलाइज हुआ, इन्वॉल्व हुआ, तो उससे क्या हुआ, ये केमिकल एनर्जी दिख रहा है, ये केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और यही केमिकल एनर्जी को एटीपी का कन्वर्सन करवाना क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। देख लो यहां पर, फोटो लाइट के प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेशन यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड किसका है, फॉस्फेट का है, तो क्या हो गया, फॉस्फो कन्वर्शन का क्या हो गया, राइलेशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। इसमें जब ये फोटोलिसिस हुआ वाटर का, तो यही चीज क्या करता है, ये पहला तो O2 इवॉल्व करवाता है, प्लस क्या करवाता है, NADPH का फॉर्मेशन करवाता है। सो स्टूडेंट, लास्ट में क्या लिखा, फोटोलिसिस ऑफ H2O, जो कि लीड क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, और अल्टीमेटली क्या कर रहा है, O2 रिलीज कर रहा है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखिएगा, फॉस्फोराइलेशन के दो टाइप होते हैं, पहला जिसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, यहां पर वर्ड्स ही एक दूसरे को क्लियर कर रहे हैं, वर्ड्स ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर आउट करते हैं कि आखिर फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैसे होता है। फर्स्ट पैरामीटर अगर देखा जाए साइक्लिक का, तो क्लियर है माइंडसेट पे कि वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा एक पॉइंट से और सेम उसी जगह दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा, उस चीज को साइक्लिक कहते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक ऐसा होता है कि शायद वो एक पॉइंट से स्टार्ट करे लेकिन वो दोबारा उस पॉइंट पर रिटर्न ना हो सके, उसे नॉन साइक्लिक कहते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप, जिसे अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे ये डायग्राम से आप समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसे साइक्लिक क्यों कहते हैं। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन PS700 से एक्साइट करेगा, ये क्या है, फोटो सेंटर से एक्साइट करेगा और यही इलेक्ट्रॉन रोटेट करके फिर से उसी जगह पर आ जाएगा, इसे साइक्लिक है। जैसे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड बाय द एक्साइटेड फोटो सेंटर, क्लियर है, जो कि PS1 है, वो रिटर्न इट टू आफ्टर पासिंग थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब क्या है, इसमें सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्लियर है। अब इसके बाद देखा जाए कि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जनरली परफॉर्म कौन करेगा, तो परफॉर्म करने वाले सिर्फ एक है, जिसका नाम क्या है, PS1 ओनली, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये कब होगा, PS1 और साइक्लिक इवेंट कब टेक प्लेस करेगा, तो टेक प्लेस उस समय करेगा अकर अंडर कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। कब, जब लो लाइट की इंटेंसिटी हो, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो, कितना, 680 नैनोमीटर से। जब 680 नैनोमीटर से वेवलेंथ इसका लंबा हुआ, तभी तो P700 पे आया। नेक्स्ट, अब क्या होगा, तब व्हेन CO2 फिक्सेशन इज इनहिबिटेड। अब 680 से ज्यादा हो गया, इस एंटायर इवेंट पे क्या रहा कि CO2 फिक्सेशन इनहिबिट कर गया, सो क्या रहा कि फिक्सेशन टेक प्लेस नहीं कर पाया डियर स्टूडेंट्स।
याद रखिएगा इस जगह पर कि ये जो है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इट इज मोर एफिशिएंट इन एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी एनर्जी करेंसी है, भूलिएगा नहीं। फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब क्या है, जो एटीपी प्रोडक्शन है एज 4 एटीपी पर 6 प्रोटॉन, यानी प्रत्येक 6 प्रोटॉन पे 4 एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो अब बताएं, काफी किफायत है ये। अब इस डायग्राम को समझेंगे। फोटोलिसिस हुआ लाइट के प्रेजेंस में P700 जिसे PS1 अपन कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो यहां पर सिर्फ ध्यान रखिएगा ओनली एटीपी प्रोड्यूस हुआ, जबकि NADPH प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो एब्सेंट था। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एंड पे मूव किया, जिसे अपन क्या कहते हैं फेरोडॉक्सिन। ये फेरोडॉक्सिन आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ, प्लास्टोक्यूनॉन में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्लास्टोक्यूनॉन से होता हुआ जिसे PQ कहते हैं। अब प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स रिक्वायर होते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बीच में एटीपी ब्रेकडाउन हुआ किसमें, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहां पे जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ एक्चुअल में प्रोटीन मोटिव फोर्स के थ्रू पर क्या हुआ डियर स्टूडेंट, प्रोड्यूस हुआ। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद मूव करके किसमें चला गया, प्लास्टोसाइनिन में चला गया और देन इलेक्ट्रॉन फिर से P700 में निकल गया। ध्यान रखिएगा इसमें कंटिन्यूअस जो है वो इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। इस इवेंट का नाम अपन क्या दिए, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिए स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग नॉन साइक्लिक के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इवेंट्स को। अब जरा देखा जाए इस इवेंट में क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा कि PS1 इन्वॉल्व है, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एक PS सिस्टम से, वो दोबारा कभी भी उस PS सिस्टम पे रिटर्न नहीं हो पाएगा। दूसरा कि ये जो पूरे नॉन साइक्लिक इवेंट है ये एक्चुअल में कोलैबोरेशन है, किसका किसका, PS1 और PS2 का डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया। स्टूडेंट आप उस शॉर्ट फॉर्म को लिखते चले जाइएगा। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आप लिख लेना। पहला, जैसे कि ये सिस्टम स्टार्ट होता है PS2 से। हालांकि इसमें एक और बात समझने वाली है कि लोअर बॉटम पे लोअर पोटेंशियल होता है और हायर पे हायर रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। अब जब PS2 इन्वॉल्व है तब क्या हो रहा है कि इसमें लाइट एनर्जी H न्यू रिक्वायर हुआ। अब H न्यू क्या हो गया, PS680 में एंटर हुआ, जिसके वजह से यहां पर एक एंजाइम लगा जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या चीज, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअल में जो वाटर का फोटोलिसिस होता है इसमें ये एंजाइम रिएक्ट करता है, जिसमें कि ट्वाइस H प्लस प्रोटॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये सीधे इलेक्ट्रॉन कैरियर फियोफाइटीन तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा, फियोफाइटीन तक पहुंचा। अब फियोफाइटीन के बाद ये डाउनहिल में एंटर हुआ। क्यों, क्योंकि हायर रेडॉक्स पोटेंशियल पे पहुंच गया, अब लोअर रीजन पे जा रहा है। इस चीज को क्या करे, डाउनहिल मूवमेंट करे। जैसे ही कि फियोफाइटीन से प्लास्टोक्यूनॉन तक मूव किया, यहां पर नियर अबाउट 23 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। अब जब प्लास्टोक्यूनॉन आया तो प्लास्टोक्यूनॉन में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग करके क्या बनाया, ATP का फॉर्मेशन किया। फर्दर इलेक्ट्रॉन किसमें मूव किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से H प्लस ड्रिफ्ट इनसाइड हुआ, जिसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट फर्दर फॉर्म्ड हुआ। किस चीज के लिए, ATP सिंथेसिस के लिए।
याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो एटीपी सिंथेसिस के लिए यहां पे हुआ, तब ये जो H+ है, ये H+ आगे चलकर के कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ये इवेंट, ध्यान रखिएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अपन पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस्तेमाल होगा। अब जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फर्दर मूव किया तो देन किस पे पहुंचा, प्लास्टोसाइनिन पे पहुंचा। पीसी का फुल फॉर्म प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से कहां पे पहुंच गया, P700 पे पहुंच गया। अब जब P700 पे पहुंचा तो फिर से लाइट रिक्वायर हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे H+ लूज हो चुका। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के फाइनली कहां पे चला गया, तो एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर, जिसे अपन X और A नोट से डिनोट करते हैं, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन डाउनहिल पे मूव किया, FD फेरोडॉक्सिन पे आया। किस पे आया, फेरोडॉक्सिन पे आया। देन फिर से किस में चला गया, फेरोडॉक्सिन न्यूट्रलाइजिंग या फिर NADPH रिडक्टेज पे चला गया। इस जगह पे क्या रहा कि NADPH बेसिकली NADPH रिडक्टेज की मदद से NADPH का फॉर्मेशन किया स्टूडेंट। तो यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ वो क्या पहुंचा दोबारा उसी जगह, नहीं। यही कारण से इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, OEC का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6F, प्लास्टोसाइनिन, एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर, फेरोडॉक्सिन, NADPH रिडक्टेज। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। यहां पे NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट हाइड्रोजिनेज, ध्यान रखिए। अब क्या है कि जरा इसके समरीज वे में समझना, ये सिर्फ समरी है। जैसे कि पहला एज इलेक्ट्रॉन रिलीज फर्स्टली, ठीक है, पिकअप कौन किया, PS2, और ये पास कहां से हुआ, प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से PC तक गया, प्लास्टोसाइनिन। अब क्या है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में क्या किया, लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, जिसमें सफिशिएंट एनर्जी एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या हो गया, रिक्वायर हुआ। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लियर है। अब जब इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला कहां पे चला गया, प्लास्टोसाइनिन पे, और ये बेसिकली PS1 रिलीज किया। एक यहां पर स्पेशल क्लोरोफिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, क्लोरोफिल X देते हैं, ध्यान रखिएगा। PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, क्लोरोफिल X कंपाउंड जो एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर के तौर पे बिहेव किया। अब यहां पे डिनोटेड नहीं है, लेकिन यहां पे आयरन सल्फर कंपाउंड के पास जाता है, देन फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, उसके बाद NADPH, बाकी प्रोसेस आपको पता है NADPH का फॉर्मेशन। बेटा ये जो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी रेडॉक्स पोटेंशियल जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा होता है, यही कारण के वजह से इसकी जो जिगजैग टाइप की मूवमेंट है, इसी वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन कौन सा स्कीम कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं, दैट इज जिगजैग स्कीम कहते हैं डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस में बेसिकली हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या किए, डिस्कस किए। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएट होना, टूटना, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब जरा देखा जाए कि इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, दैट इज फोटो कैटालाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं। यानी लाइट के प्रेजेंस में कैटालिसिस का फॉर्मेशन करना और वाटर को स्प्लिट करना अपने सब्सिडियरी कंपाउंड्स में, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें क्या रहा कि ये एक फेनोमेना में क्या होता है कि वाटर जो होता है ये ब्रेकडाउन किसमें होता है, H2
प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर ब्रेक डाउन होता है। अब जो हाइड्रोजन होता है ये सेवरल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर निकलता है और हमारे जैसे लोगों में मदद करता है। यानी अगर अपन जो सांस ले रहे हैं उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। सो डियर, अब क्या है कि ये किस वजह से हुआ, तो बाय यूजिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। किसके वजह से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के वजह से हुआ, जिसमें कि जो कहां पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है वो PS2 में और अटैच कहां पर है, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ध्यान रखना ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, कहां पे प्रेजेंट है, तो इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में 4 मैग्नीशियम आयन, 2 कैल्शियम और क्लोरीन आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिसोसिएट होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ H+ और 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन में। डियर स्टूडेंट, जो ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, यही हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली O2 प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में एंटर किया, जिसमें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन एसोसिएट किया। डियर स्टूडेंट, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और O2 लिबरेट होता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है। डियर स्टूडेंट, सो ये जो इवेंट रहा, ये किसका रहा, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर का इवेंट रहा। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, यहां पर हम लोग सारे बेसिक टर्म्स क्लियर कर चुके हैं। अब जो भी टर्म्स आनी है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आनी है, जैसे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कैल्विन साइकिल, C3 C4 साइकिल भी हमें यहीं पर डिस्कस करना। सो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा लेक्चर अपना। सो तब तक के लिए सारी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि बेसिक्स ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन, लेकिन जल्दी मिलेंगे अपने क्लासरूम के साथ। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, जो 10 जुलाई को एग्जाम है, उस 10 जुलाई के एग्जाम में 2 चैप्टर 60 क्वेश्चंस के रखे गए हैं। और वो 10 जुलाई में कौन कौन से 2 चैप्टर हैं, आप सही समझ रहे हो, जो ह्यूमन फिजियो के अभी तक नहीं पूछे गए, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन। ये 2 चैप्टर आपके 10 जुलाई के टेस्ट में है। सो आप इस टेस्ट पैटर्न को ध्यान से रखिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए।